एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं मैं एक पेपर ही नहीं, आपको सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में 6 तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और एक ही वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो हिंदी का पेपर है एमपी बोर्ड क्लास 9th, उसके लिए यहां पर पूरी मैंने तैयारी कर ली है, डरो मत बिल्कुल भी। सारी चीजों को समझाऊंगा। देख सकते हैं 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और 23 प्रश्न आने वाले हैं। देखो, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बेटा समझा देता हूं, चाहे आपके पास में सेट ए आए, बी आए, सी आए, डी, ई, एफ, पर ये क्लास आपने अटेंड कर ली तो बिल्कुल हकीकत 100% गारंटी बच्चों, जिस तरह संस्कृत में तुमने तहलका मचा दी ना लॉन्ग वीडियो से, उसी तरीके से हिंदी के लिए भी ये वीडियो आपके लिए विशेष है। भले आपके पास में सेट ए आए, बी आए, तो आपको लेना पूरी क्लास है ये। चलिए, तो देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। और यहां से अपन पहले सेट ए समझेंगे, फिर उसके बाद में बी, सी, डी, वो श्रृंखला बाय श्रृंखला चलता रहेगा। चलिए शुरू करें। तो यहां से अपन शुरू करेंगे। मैंने चीजों को भर लिया है, पहले से भी भरवा लिया है टीम से, ताकि अच्छे से आप स्कोर करो। देखिए बेटा, संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है याद करो आप। तो संधि होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है भैया, राइट, समझ में आया है। अच्छा, काव्य के भेद कितने माने गए हैं? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। यहाँ पे हिंट तक भी लिखिए आप बच्चों के लिए, ताकि दिक्कत नहीं आए। 2 प्रकार के माने जाए, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का जो के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का जो नाम है वो क्या है? मेला आंचल। क्या है? मेला आंचल। कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है? सादुक्कड़ी है। कई जगहों पर इनकी जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी या सादुक्कड़ी, ठीक है। चलिए, झूरी ने दोनों बेलों को भेजा, कहाँ भेज दिया था? अच्छा, झूरी जो थी उसका दोनों बेलों का नाम बताओ। बेलों के नाम बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। तो बेलों के नाम क्या थे? बेलों के नाम बताओ, क्या था नाम? जल्दी बोलो। हीरा और मोती थे कि नहीं थे? हीरा, मोती। देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा ताकि आपको वहां पे देखते से ही याद आ जाए कि यह तो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब भेजा था कहाँ? ससुराल भेज दिया था, ये रहा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्ति काल को कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, वो मैंने आगे सॉल्यूशन के में जब समझाऊंगा वहां समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, यहां से देखिए, रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र थे? तो रीढ़ की हड्डी में कुल 6 पात्र थे, एकांकी जो है। महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन नाम की लड़की मिली थी? तो जेबू निस्सा नाम की लड़की मिली थी, ठीक है भैया। वार्णिक छंद जो है उसमें वर्णों की गणना की जाएगी, और मात्रिक जो छंद है उसमें मात्राओं की गणना की जाएगी, याद है। तो वार्णिक छंद में किसकी गणना की जाएगी? वर्णों की, ठीक है। और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता बेटा, ठीक है। जो अंत में लगते हैं उसे तो प्रत्यय किया, भगवान जाने, बता दो रे, हमारा माथा दुखने लग गो। क्या क्या उपसर्ग के कही? तो उपसर्ग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो शब्द के पहले लगेंगे शब्दांश के, वो भाई साहब उपसर्ग होते हैं, और शब्दांश के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, केदी और कोकिला दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। तो स्टार करके लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए। अर्थालंकार में अलंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, याद रह जाएगा। चलिए अगला देखिए, दंड का जो विलोम है वो सजा है क्या? तो दंड का विलोम सजा है। दंड का विलोम क्या? दंड का तो समानार्थी शब्द है, पुरस्कार आएगा दंड का तो, है ना, क्योंकि इसका विलोम शब्द क्या था? पुरस्कार। पुरस्कार विलोम शब्द है। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था क्या? ठीक है,
लॉरेंस जो था कबूतर से नहीं था, पक्षियों से प्रेम था, ये असत्य हो गया बात, ठीक है, और पक्षी से प्रेम था, तो इसका डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप लेकिन रस की संख्या 33 होती है, रसों की संख्या, ओ भाई साहब, स्थायी भावों की संख्या मानी गई 33, तो रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। अच्छा, 10वां रस भी है, या फिर आप 10 भी लिख सकते हैं, 9 या 10 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आपको नवरस के नाम से अधिकतर गया है, ठीक है, बाकी 10 भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन देगा वहाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, 9 आएगा तो भी राइट रहेगा, फिर 9 देगा तो 10 नहीं देगा, 10 देगा तो 9 नहीं देगा, और पूछ लेगा कि 10वां रस कौन है, तो वात्सल्य रस है, ऐसा आता तो इतना कंफ्यूजन वाला नहीं था कि हम 9 लगाएं कि 10 लगाएं, वैसे तो 11 हो गए, भक्ति रस भी हो गया एक है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, सत्य बात है। अच्छा, सुमित्रा नंदन, ये सुमित्रा है, सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, सत्य बात है। तिब्बती जो जमीन है छोटे बड़े जागीरदारों में बटी, तो बिल्कुल सही बात है, आ गया समझ में, आगे बढ़ाएं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग, उपमा के अंग होते हैं 4, ठीक है, और यदि हम आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, चलिए इतना समझ में आया है आपको कि रीढ़ की हड्डी का मिलान हो गया जगदीश चंद्र माथुर, उपमा के अंग हो गया है आपका यहाँ से 4 अंग होते हैं, वाक, वाक का जाएगा लद्दाख, ठीक है, तिब्बत की सबसे खतरे की जो जगह है वो क्या है आपकी, खतरे की जगह जो है डांडे, और ही भर, ये क्या है, ये आपके निपात शब्द है। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुरपति, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं यहाँ से। देखिए, कौन सी जीवन शैली, कौन सी जीवन शैली जो है वर्चस्व, वर्चस्व स्थापित करती है, तो पाश्चात्य जीवन शैली, ठीक है। मृदुला गर्ग ने नाना पढ़ाई करने गए थे, विलायत गए थे, इंग्लैंड गए, तो भैया इंग्लैंड से पढ़ लिया था उन जमाना में। अच्छा, पंडित जगन्नाथ के अनुसार जो काव्य है उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, तो ये परिभाषा आपको लिखना है, जगह ही नहीं है इतनी लंबी चौड़ी लिखने की। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है बेटा, मृत्यु का तरल दूध। मैं जितना बताऊँ ना उतना कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी यार आपको अच्छा स्कोर करने की, मेरी जवाबदारी, मैंने कहा ना आपसे को कोई लेना देना नहीं कि पेपर कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तरह तरह के पेपर लोग बताएंगे यूट्यूब पर, तो ठीक है उनसे मत डरो। बाकी बेटा मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की, वास्तविक बता रहा हूँ मैं यार, ठीक है। देखो ये है, इसे कभी भी झूठी सो नहीं खाते आती, ये देखो विद्या और विद्या की, ठीक है, कभी भी झूठी सो नहीं खाते। देखो भले वीडियो देखना आप मत देखना, भले एक बात अलग है, पर मैंने बड़ी ही रिसर्च की बच्चों आपके लिए, तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके लिए 6 तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं, 6 पेपर दूंगा, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, और पूरा का पूरा जाएगा, आपको कोई लेना देना नहीं कि सेट ए आ रहा बी आ रहा है, सब कुछ उसी में अंदर समाहित रहेगा। 1 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव भी आउट चला जाए तो कितना तुम तो। मानसरोवर के कवि का क्या आशय है, तो हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा रहता है। अग्नि का जो तद्भव है वो क्या है, आग है। अच्छा, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, हो गया इतना। चलिए अब हो गया इतना, अब यहाँ से मैं आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भैया। पीडीएफ से अपन सारी चीज़ें 6 से 23 तक की समझेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, हिंदी गद्यकार गद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो देखो 4 कालों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आदिकाल, जिसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल, इसकी संवत ईसाई है आपकी, मतलब ईस्वी है 1993 से 1318 तक। भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, बेटा याद कर लेना, ये 100% श्योर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनको देखते हैं। देखिएगा, मैं याद करवा दूँ, यहीं डरो मत, छायावाद के 4 की जगह पे 2 आएंगे 100% आपके। देखो जयशंकर प्रसाद, देखो जयशंकर प्रसाद मेरा नाम है, ठीक है भैया, ध्यान रखना है, किसका नाम है, मेरा नाम है, समझो। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद किसका नाम, मेरा नाम। अच्छा, मैंने बेटा एक बनाया झरना गांव में, क्या बनाया, झरना, बढ़िया तरीके से मैंने गड्ढा किया, गड्ढा करा तालाब में, तालाब में फिर भाई साहब ऊपर से उसमें पाइपलाइन डाली यूँ, और पानी पड़े ऊपर से भैया नीचे नीचे, तो क्या बना दिया मैंने, झरना। अब एक कामायानी नाम की लड़की आई और वो उसको लहर लहर बालों को लहराए, क्या लहराए, लहर लहर बालों को लहराए,
तो कौन थी लड़की? कामयानी नाम की लड़की। उसके बालों को लहर लहर लहरा रही थी। किस में लहरा रही थी? झरने में लहरा रही थी, ध्यान रहेगा। ठीक है, कामयानी नाम की लड़की लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में लहरा रही थी। अब भैया मारे कहीं गुस्सो आयो रे भगवान कसम। अरे तू सड़ी खा छोरी तू, अरे इतना पैसा लगा तर लेना के तारा बाल धोने सरो कहीं झरनो। जो दिया एक झापटा नहीं तो तोड़ दी उसकी पासू, और तोड़ दी पासू तो निकलिया गई उसका आंसू। समझ में आ गई? तो कामयानी नाम की लड़की लहर लहर लहरा रही थी। क्या क्या लहरा रही थी? बालों को किसमें? झरने में। तोड़ दी पासू, निकल गए उसके आंसू। याद रहेगा, जयशंकर प्रसाद की कामयानी लहर झरना आंसू, जिंदगी भर याद रहेगा, भुलाएगा नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या जाएगा? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काम भी निराला, नाम जैसा काम भी वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, अनामिका, अनामिका मतलब होता है अंगूठी बोल सकते हैं अपन। तो इनकी शादी कर लिए, सगाई करवाई भैया मैंने, सगाई करवाई। तो ये क्या कर रहे हैं? अनामिका लेके गए, खाली एक बीटी ले ली। अब बीटी भैया भाव जानता तो सुनना की ले ली, अब पैसा ही नहीं। तो प्रसाद काई के लेके गए, प्रसाद बांटे न बटाए, बतासा तसा तो जानो नहीं जानो भैया। तो परमल की प्रसाद बटाए, लो साहब परिमल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम भी निराला ना काम भी निराला। सगी में क्या लेके गए? जल्दी बोलो। परिमल कि प्रसाद लेके गए और अनामिका लेके गए। अंगूठी मत लिखना, अनामिका। महादेवी वर्मा, ये दो डांसर ले गए थे गेले गेले ढूंढ ढांड के। महादेवी वर्मा ये रेशम से बाल इनके निहार रही थी, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत जो है वो वीणा और युगवानी, ठीक है। मेरे को पता है सुमित्रा नंदन पंत व्यक्ति है, पर मैं डांसर की बता रहा हूँ, ठीक है। ये उसका डांसर जोड़ीदार हो, याद रहेगा बेटा, मैंने याद कराने की कोशिश की आपको। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी के भाव, सौंदर्य या कला पक्षी की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, खड़ी बोली में काव्य रचना की, तो कोई जरूरत नहीं है इसको चढ़ने की। माखनलाल चतुर्वेदी ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। वे कविता में शिल्प की तुलना भाव को अधिक महत्व देते हैं, याद रहेगा। अच्छा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की विशेषता बताओ। तो इनके काव्य में कल्पना के अनूठे चित्र अंकित है। इनकी भाषा लोक जीवन में महक युक्त है। याद करना यार बेटा, मैंने मेहनत की। देखो, ये आप क्या समझ रहे हो कि 2 मिनट में तैयार हो गई क्या? अरे आप सभी पेपर देने गए, जब मैंने बैठ के सारी चीज़ों को तैयार किया, पहले कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सारी चीज़ों को बेटा तुम्हारे लिए करवाया यार। विशेष तो ईमानदारी से, भगवान कसम ईमानदारी से तुम भी है ना 100% याद कर लेना यार बाबू। और साथ में है ना पूरा का पूरा वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना ईमानदारी से, ठीक है। सब्सक्राइब करना आप तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे साथ तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ। मैंने तो बच्चों के लिए मेहनत की है और मैं हर पल मेरे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। घबराओ मत, जब तक मैं हूँ एनसीईआरटी कोचिंग तुम्हारे साथ है, कोई माए का लाल आपको पहल नहीं कर सकता, इस बात का दावा है मेरा, ठीक है। संस्कृत में जो जो चीज़ें बताई थी वो पूरी की पूरी है। ये जो बच्चा पहली बार आया है उसे पता नहीं होगा कि संस्कृत का पेपर नहीं था, तो संस्कृत में पूरी की पूरी वही चीज़ें जो मैंने लॉन्ग वीडियो में बता दी थी, और यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा। घबराओ मत तुम तो। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कलेश आदि स्थानों पर ढूंढता है, जबकि भगवान कहाँ रहते हैं? हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। चलिए, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? देखिए, गांव की शोभा जो है मनुष्य को हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नाना प्रकार के फल सब्जियां आदि के कारण भाती है, ठीक है। गांव की शोभा जो है मनुष्य को किस लिए भाती है? अरे भाई साहब, हरियाली देखो, आओ कहीं, वहाँ कहीं हो ना शहरों में, ठीक है। आओ कभी हमारे गांव में, बताएं तुमको। गांव में गंगा का मीठा पानी, तरबूज, ठीक है, आदि खूब मिलते हैं। इस कारण गांव की छटा जो होती मनमोहक होती, इसलिए हर आदमी का मन को बहा लेता है, ठीक है। समझ में आ गया है? तो ये भी लिख सकते हो, और अलग तरीके से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं उत्तर आपको अलग से याद है। प्रश्न यही है, उत्तर जरूरी नहीं है कि ये मेरे वाला ही करो, क्योंकि आपको कम समय में तैयारी करनी है। और बेटा वो भी उत्तर आपने याद किया होगा, कहीं से स्कूल से लिखाया, कहीं से लिखाया, वो भी सही है, कहीं गलत थोड़ी लिखा है वो भी, ठीक है। और ये भी सही है, जैसा करो वैसा कर लेना है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? देखो, तम के प्रभाव की ब्रिटिश शासन से की गई है, बस इतना सा लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं होता है। बस हो गया, बहुत है इतना ही, ठीक है। इतना ही बहुत है, यहाँ से यहाँ तक ही बहुत है, ठीक है। सही गलत का बोध नहीं हो पाता है, बस, ठीक है। बच्चे का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान है, क्यों? देखिए, बच्चे जो होते हैं इस देश का भविष्य है, बस यदि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते तो हमारे देश की आने वाली पीढ़ी भी पिछड़ी होगी, मतलब पीछे रह जाएगी, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ें।
तो यहाँ से अपन देखिएगा अगला जो है उसको समझते बाबू, रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। ठीक है, ये कर लोगे नहीं, बाकी कोई जरूरी नहीं कि पूरा करो, आधा भी कर लोगे नहीं काम हो जाएगा, ये रात तक कर लो। ठीक है, रस किसके किसे कहते हैं, रस के अंग देखो, कोई भी पद्य गद्य को पढ़ने में, सुनने में, ठीक है, कोई भी काव्य बोल सकते हैं अपन, रटी रटाई परिभाषा जिंदगी भर की, किसी काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, कम समय में चीजें प्रोवाइड करानी बच्चों। ठीक है, देखिए दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से, देखिए दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती, कितनी कितनी मात्रा होती याद कर लेना, दोहा और चौपाई दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, और दोहा आता है अधिकतर 9th में। तो ठीक है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती, 13 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे में 11, और 13 और 11 मिला के 24 मात्राएं पूरी होगी। बाकी ये नीचे की लाइन आपको याद करनी नहीं है ये। ठीक है, ये कर लोगे, बोलो हाँ। दोहा के प्रथम और तृतीय चरणों में कितनी कितनी मात्रा है, 13, दूसरे और चौथे में 11, कुल मात्रा है 24 हो गई। अच्छा, ये कौन कर, अरे हट, इसको कौन करे, अपन तो करेंगे वो कौन सा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, अरे पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो याद है दोहा, कई दोहा चलेगा। कबीर का दोहा याद है क्या, कि साई इतना दीजिए और जा में कुटुंब समाई, अरे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। कर लोगे नहीं कर लोगे? अच्छा, आजकल हनुमान चालीसा हर बच्चे के मुख पे रहती है, तो वो शुरू की लिख देना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, अरे बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमय हरेव कलेश विकार। बोलो भाई रामचंद्र जी की जय। ठीक है, कर लोगे, कोई से कर लेना बेटा, कोई जरूरी नहीं है, दो आगे बहुत सारे। अच्छा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, लो जीना बच्चा का महाकाव्य खंड काव्य नहीं याद, फिर जिंदगी बेकार, कई काम की जिंदगी। देखो रे, महाकाव्य में क्या है कि तुम्हारे ऊपर से महाकाव्य लिख रहा हूं मैं, तो तू कद पैदा हुआ भैया, कद जन्म हुआ तेरा, कब तू मरेगा, अरे मरेगा नहीं अभी तो बहुत दिन जिएगा, मतलब कब तू पैदा हुआ, तेरी सगाई कहाँ हुई, ब्याह कहाँ होगा, ठीक है, चोरी कितना होगा कितना नहीं होगा, वो सारी चीज जीवन के बारे में बता दे, तो वो पूरी की पूरा संपूर्ण चित्रण कहलाता है महाकाव्य। ठीक है, अब किसी भी एक घटना का चित्रण, कि तेरे को ब्याह में कितना मारा था, ठीक है, तेरे को हरा दिया था वो गेम खेलो जिसमें, तो भैया किसी भी एक घटना का चित्रण कर लेंगे, तेरी सगाई कहाँ हुई, ब्याह कहाँ हुआ, इतने से बारे में बात करें तो ये भैया कहलाता है अपना किसी भी एक घटना का चित्रण। तो ये ठीक है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हंसी मजाक में पढ़ाना चाहता हूँ और कोई समस्या नहीं है, नहीं तो दांत हेड़ते रहना, बिल्कुल खुश रहना है। पात्रों की संख्या अधिक होगी, देखो इसमें संपूर्ण जीवन है तो पात्र भी जानता होंगे, अब पात्र जानता है तो आकार भी बड़ा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आई? पूरे जीवन है तो पात्र भी जानता रहेगा, नहीं पात्र कौन, कैरेक्टर होना आएगा, मासा जी ने, फूफा जी ने, बुआ जी घुघरा ले लेके, अरे हमारे घर तो भतीजो आयो, तो ऐसे घुघरा घुघरी लेके पात्रों की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी, इसका आकार भी बड़ा होगा। इसमें नायक का महान होना आवश्यक है, उदाहरण रामचरितमानस। खंडकाव्य में क्या, किसी एक घटना का चित्रण, पात्रों की संख्या कम हो गई, आकार छोटा हो गया, और भाई साहब इसमें महान होना आवश्यक नहीं है। रामचरितमानस ने जानकी मंगल जो जमे वो कर लेना, दो है, दो, हाँ 2 ही नंबर का आएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, देखिए जिस काव्य की रचना में व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, मतलब तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, ठीक है, आजा रे घर तेरी माई बुलाए। कर लोगे? गद्य की प्रमुख 4 विधाएं, रेखाचित्र, संशय स्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, राइट रहेगा। आगे बढ़े, नाटक और एकांकी में अंतर, देखिए नाटक और एकांकी में अंतर क्या आएगा, नाटक में होते बाबू अनेक अंक, एकांकी में होता है 1 अंक। ठीक है, नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, नाटक जो है क्या है, दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, एकांकी क्या है, दृश्य काव्य का छोटा रूप है। इसमें समय स्थान घटना पर विशेष बल नहीं दिया जाता, इसमें विशेष बल दिया जाता है। हो गया, आगे बढ़ाएं जुलूस। मुंशी प्रेमचंद की रचना लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखिएगा, तो रचनाएं गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि। भाषा शैली में क्या जाएगा, भाषा शैली में जाएगा प्रेमचंद की जी की भाषा उर्दू में लिखते थे, हैं, परंतु बाद में इन्होंने हिंदी आरंभ की किया। ये चीज़ें याद है हमारे बच्चों को, कर लोगे?
हरिशंकर परसाई, देखिए कम समय है बेटा, इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ याद करा सकता हूँ बेटा मैं भी। अच्छा, छोटी बच्चों को बेलों से के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, ये आपने पढ़ा ही होगा। लेखक राहुल सत्याग्रत वाला करना है। सालिम अली पक्षी के प्रेमी कैसे बने, कर लोगे, क्योंकि बचपन में सालिम अली ने एक पक्षी को गोली मार दी तो सारे के सारे जितने भी भाई साहब पक्षी प्रेमी बने। जो दारू कुट्टा रहे नहीं, जो दिन भर दारू पे, हमारे गांव में भी ऐसा कलेक्टर होने, अब दारू छोड़ दी तो भैया दोनों से भगवान कन जाएगा धोख पड़ने चलो, भगवान भगवान। अरे तूने एक गांव का एक मुर्गा तितरा नहीं छोड़ा रे, सारा तालाब का गुरिया तालाब से लगे बड़ा तालाब तक कहीं कहीं नहीं छोड़ा तूने। अने तू बड़ा भगत बने अबे, और बात करे मार तो भगवान किसी नफरत है, कहीं दारू पीछे से नफरत हुई, ऐसी बात करे भी बारे नमूना होन। हाँ, कहीं को नाम बताऊँ, एक आधा कहीं लड़ने जाए मगर फिर। चलिए यहाँ पे देखो, हाँ, क्योंकि हमारे तो दारू काटर मेरे को इतना गुस्सा आया नहीं, फिर उतनी घड़ी क्या कहूँ मैं उनको, हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ 9-2-11 होना, भाग जाना। अरे पुलिस को आते से चोर कहाँ भाग गया, 9-2-11 हो गया। ईद का चांद बहुत अधिक दिनों में दिखाई देना, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गए रे, दिखाई नहीं दिए। समाज की परिभाषा, समाज की परिभाषा एवं प्रकार। समाज की वहाँ प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समाज के प्रकार हो गया अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, बहुब्रीहि समाज, कर्मधारय समाज। बाढ़ पीड़ित में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा रहता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गंदगी, दूषित पानी, कई बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, जैसे हैजा, डायरिया, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, हो गया। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, समाज में फैली हुई दहेज प्रथा, पुरानी कुरीतियों का विरोध करना है। इस एकांकी में बताया गया कि मनुष्य की आत्मसम्मान और दृढ़ता के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए, हो गया। अच्छा, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या याद की नहीं आती, ईमानदारी से बताओ ये आएगा रे हैं, बता दूं कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, अरे जे करनी ऊंची ना होई, ऊंचे कुल में जन्मिया और जब भी करनी तूने ऊंची नहीं करी, तो सुरवन कलश सुरा भरिया साधु निंदा सोई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है फिर भी बड़ा काम नहीं किया, यदि ऊंचे कार्य नहीं कर पाए फिर भी तुच्छापनी में रह गए, तो तुमने ठीक है श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, ठीक है। तो वो उसी समान है, उसी समान है कि जो कलश का जो कलश है वो सोने के घड़े से भरा हुआ है, सॉरी सोने का जो घड़ा है, गलत बोल दिया मैंने, सोने का घड़ा है और वो मदिरा से भरा है, तो साधु लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही तुम कितनी अमीर खानदान में पैदा हो गए, कितने बड़े बाप की औलाद हो, लेकिन आपने ऊंचे कुल में जन्म लेके आपने करनी वो अच्छी कर दी, ठीक है, तो आपका कोई जीवन सार्थक नहीं है। यहाँ पर इस बात को बताया गया है बेटा, बिल्कुल आप कंप्लीट कर लेना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की साखिया के शीर्षक से अवतरित लिया गया। इसके कवि कौन है, कबीरदास जी है। कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेना ही तभी सार्थक होता है जब प्राणी नेक में कोई कार्य श्रेष्ठ हो, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कबीरदास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर कोई भी बड़ा नहीं होता, यदि ऊंचे कार्य नहीं होते हैं तब भी वहाँ ऊंचा नहीं हो सकता, ठीक है। श्रेष्ठ कार्य करने वाला ही ऊंचा व्यक्ति कहलाता। उदाहरण के लिए सोने का कलश जो है मदिरा से भरा है, तो साधु लोग जो है उस कलश की निंदा ही करेंगे। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तू, क्या लाती हो संदेश किसका, कोकिला बोलो तो। देखिए प्रस्तुत पद्यांश जो है ना हमारी पाठ्यपुस्तक की कैदी और कोकिला नामक कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रसंग क्या है यहाँ पर, प्रसंग देखो, यहाँ कवि कोयल से रात्रि में अचानक कूकने की वजह पूछते हैं और अपनी जेल की दुख भरी स्थिति बताते हैं, हो गया। यहाँ से आप भावार्थ ले सकते हैं। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है काव्यांश का, तो ये आप तो कर सकते हैं, ये तो सिंपल है ना, पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है एक बार। चीज़ों को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की हमारे बच्चों को। यहाँ पर देखो अथवा हो गया, यहाँ पर देखिए यातायात के, भले आपके पास में सेट ए आए सेट बी आए सी आए, मैं जितना बता रहा हूँ ना उतना आप कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी, बाकी आप, ठीक है। चलिए हो गया, ये यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, नर हो ना निराश करो मन को, यदि नर हो तो निराश मत करो मन को, अरे कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो यह जिसे यहाँ व्यर्थ ना हो, कहो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। आपठित काव्यांश जो है इसमें का उपयुक्त शीर्षक क्या है, कर्म का महत्व बताया है कि नर है
तो निराश मत करो मन को, काम करो भैया, काम करो, खूब मेहनत करो, ये कर्म करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ जीवन हुआ किस अर्थ हो, ये जीवन किस लिए पैदा किया तुमको, कायसुर हो पाओगे धरती पे, कायसुर रहेगा ना गाँव में पैदा होने, फिर कहीं काम नहीं करो तो। ठीक है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में अच्छे तथा उपयोगी कार्य करके संसार में अपना नाम कमाना चाहिए। उपयुक्त काव्यांश का जो भावार्थ है उसका लिखिए। इस काव्यांश में कवि मनुष्य को निराश ना होने की शिक्षा देता है। वहाँ कहता है कि मनुष्य को जीवन में कुछ अच्छे और उपयोगी कार्य करने चाहिए ताकि उसका जीवन व्यर्थ न जाए। संसार में रहकर मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसका नाम हो, उसका जीवन सफल बने। ये हो गया यहाँ पर, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब अगला देखिएगा, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको कि आपको कम समय में एक तरह से रामबाण साबित होगी। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये इसका हो गया। कर पाओगे। और 23 में निबंध है, निबंध तो आपको याद ही है, ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। नहीं याद है तो मैं आपको सेपरेट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, निबंध क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको भी बता देंगे। चलिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया है, हो गया कंप्लीट। पहली बार आप चैनल पे बेटा ईमानदारी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि मेहनत की है आपको, आपके समझ तक ये कि 5-10 मिनट में बन गया है क्या सारी चीज़ें, ये आपके लिए तैयार की मैंने जो, ठीक है। तो मेहनत करो और जानता जानता वीडियो को शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप में कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ईमानदारी से लगे आपको कि हाँ ईमानदारी से पक्का बेटा मैंने मेहनत की तो करना है। चलिए तो अब अपन अपना दूसरा पेपर सोल्व करते हैं यहाँ पर 912 के लिए, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लो, बहुत मेहनत की है आपके लिए बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत। चलिए तो इसको भी शुरू करते हैं बढ़िया से, सारी चीज़ों को मैं समझा दूंगा, है ना, ठीक है, तुम तो घबराओ मत। चलिए तो यहाँ से इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करें। देखिए प्रश्न नंबर जो 1 है इसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। कांजी हौज में का जो चौकीदार वो लालटेन लेकर आता था, ठीक है, क्यों लेकर आता था, तो हाजिरी लेने आता था भैया। क्यों लेकर आता था, तो हाजिरी देने देने के लिए आता था। काव्य के जो भेद है वो माने गए हैं, तो काव्य के जो भेद है वो 2 तरह के माने गए, काव्य के भेद, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर नाथ जो रेणु है उसका प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है, मेला आंचल, ठीक है। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए, तो इसका जो हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो विचार जो विनिमय होता है उसको क्या कहा जाता है, भाषा, भाषा कहा जाता है। टिक मार के भी हैं, पहले से करवा लिए ताकि हमारे बच्चों को कम समय में। अच्छा केदी और कोकिला की रचना कौन है, क्या है, मतलब किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और वो है रिक्त स्थान। देखिए महादेवी वर्मा जो है उनके बाबा उन्हें क्या कहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे, विदुषी, ठीक है। नानी के मन में रिक्त स्थान आज़ादी के प्रति जुनून था, किसके, देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। कम समय है इसलिए मैंने चीज़ों को पहले से थोड़ा सा तैयार करके रखी, बेटा बहुत मेहनत की यार, वास्तविकता बता रहा हूँ, भले मानो मत मानो, ऊपर से वो भगवान देख रहा, बहुत मेहनत की पहले से आपके लिए तैयार की है सारी चीज़ें। सॉल्यूशन भी ऐसा सटीक किया ना बिल्कुल कि आपको पढ़ते से याद होगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। चलिए आगे, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है। अनंत का विलोम शब्द होता है, ठीक है, अंत का विलोम, ठीक है, अंत का जो विलोम है अनंत है, अनंत, सॉरी गलत गलत बोल पढ़ दिया मैंने, अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसका विलोम शब्द क्या है, अंत, और क्या है, ठीक है। कवि रसखान, कवि जो है रसखान, देखो कवि रसखान बार बार जन्म लेना चाहते हैं, कहाँ पर, ब्रज गोकुल गांव में। अर्थ के द्वारा चमत्कार जो होता है वो अर्थालंकारों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता भी दिया है ये तो। कहानी की, कहानी जो है गद्य की गौण विधा में आती है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, असत्य आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कहानी जो है गद्य की गौण विधा में नहीं आती बेटा, ये प्रमुख विधा है, क्या है, प्रमुख विधा है। उमा शंकर का जो विवाह है, उमा का जो विवाह शंकर से हो गया था, नहीं हुआ था, असत्य बात है, बात चल रही थी लेकिन विवाह नहीं हुआ।
बात चली, लिखने की जरूरत ही नहीं, नहीं हुआ और क्या। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति है क्या? अरे करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का क्या है? शोक आता। अच्छा, श्रृंगार रस का है रति। हो गया। चलिए, भूपति में ती उपसर्ग है। अरे भूपति में ती उपसर्ग, ये बात तो कैसा कहीं तक ही नहीं आ गया। भू यहाँ पे मूल शब्द है ना, पति प्रत्यय है इसमें, ध्यान रखना है। मैं लिख दूं यहाँ पर, भू क्या है? मूल शब्द है, और पति पति प्रत्यय है इसमें, यानी कि भू धन पति, भूपति रहेगा याद। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के प्रेमी कवि थे। बिल्कुल सही बात है, ये सुमित्रा है बेटा, है ना, त्रा है ये, सुमित्रा। हम्म चलिए आगे बढ़ाएं। अगला है, मुगलों का मुंह लाल होता है। तो मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर तिब्बत में मुगलों का जो मुंह है लाल नहीं, बल्कि वे छोटे छोटे और चिपटे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी असत्य है। किस पाठ के अनुसार की बात कर रहे हैं? ये मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार। हो गया। चलिए याद रहेगा इतना। आगे बढ़ें जोड़ी की ओर। देखिए कबीरदास, देखिए कबीरदास ने क्या किया है? बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से ये बात पहला मिलान कर देंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की है। अश्रु का तद्भव, अश्रु का तद्भव क्या है? आंसू। हरिशंकर परसाई की रचना होगी प्रेमचंद के फटे जूते। माता पिता का आ जाएगा द्वंद्व समास। बागलकोट, बागलकोट का जाए कर्नाटक का छोटा सा कस्बा, करबा नहीं है, कस्बा है, कस्बा। क्या लिखेंगे? कस्बा। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट बोलते जाओ। ये यहाँ पर देखिए आप, एक वाक्य में उत्तर। शब्द के अंत में जुड़कर जो उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के अंत में जुड़ेंगे और शब्द के पहले जुड़ेंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन, वो शब्द उपसर्ग कहलाएंगे। और क्या है? रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? देखो, ठीक है, विवाह की समस्या पर। जो औरत की जो समाज में जो औरत की दशा है ना, उनके अधिकारों पर आधारित है, या फिर अपन कह सकते हैं विवाह की समस्या पर। कुल मिला के बात वही है। उपमा अलंकार में के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के होते हैं 4 अंग। ध्यान देना, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? पहला बच्चा जो है लड़की हो, लड़की की। ठीक है। अच्छा, गांव में शहरी मेहमान या दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? मेघ। कौन आया था? मेघ। सालिम अली, मतलब मेघ मतलब बादलों को का बताया गया है। सालिम अली किस नाम से जाने जाते हैं? तो वर्ल्ड वाचर के नाम से जाना जाता है। हो गया था, हो गया भैयू। ये देखिए यहाँ से, अब देखिए इसका पूरा 6 से लगा के 23 तक का सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। छायावाद की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना अपने को। ये जो हरा हरा कलर दिख रहा है ना आपको, ये कलर, इनमें से कोई से भी 2 या 3 बिंदु याद कर लेना है। देखिए कौन सा करोगे? व्यक्तिवाद की प्रधानता, पूर्ण विराम। श्रृंगार की भावना, प्रगति चित्रण। ठीक है। अज्ञात, सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति प्रति भावना। जो जमे 2 कोई से भी 3 कर लेना, हेडिंग हेडिंग। ठीक है, मेरी जवाबदारी यार, मैं तो तुमको देखते देखते याद भी करवा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है। देखो, नई कविता के 2 प्रमुख कवि के नाम। तो नई कविता के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जाएगा सन्नाटा, और दूसरा जाएगा गीत फरोज। ठीक है। दूसरा है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जाएगा सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे रहेगा। ठीक है, दुष्यंत कुमार का जाएगा सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे। कोई से भी आपको जमे जो कर लेना है। ठीक है। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता बताइए। भाव सौंदर्य की 2 विशेषता क्या है? पहला है प्राकृतिक चित्रण। तो प्रकृति के अन्य चित्र सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति प्रेम विशेष रूप से पाया जाता है। नंबर 1 हटाओ इसको। नंबर 1 क्या लिखोगे? इनके काव्य में, इनके काव्य में, यहां से लिखना है, इनके काव्य में प्रकृति प्रेम पर विशेष बल दिया गया है। इनके काव्य में
प्रकृति प्रेम पर, बोल रहा हूं मैं, लिख लेना है, प्रकृति प्रेम पर विशेष बल दिया गया है, कर लोगे पहला। दूसरा क्या है, ठीक है, इनके काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना या भावना देखने को मिलती है, यह जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। दो हो गए हैं। पहला क्या है, इनके काव्य में प्रकृति प्रेम की भावना देखने को मिलती है। दूसरा है, इनके काव्य में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव बना रहता है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है, उनके भाव सौंदर्य की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, सर्वेश्वर जो दयाल सक्सेना है, उनके भाव सौंदर्य की विशेषता में क्या है, ठीक है, तो सौंदर्य प्रेम का चित्रण, और दूसरा है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन बोध की अभिव्यक्ति। ये दो दो भी ये कर लोगे ना, हेडिंग हेडिंग तब भी नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और अंदर लिखने रहा तो थोड़ा बहुत लिख सकते तो लिख लेना है। सरल याद है आपको तो और अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय, मानसरोवर है ना, कबीर की बात चल रही है। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर, सरोवर मतलब मन का जो तालाब है, जिसमें परमात्मा प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है। कवयत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो कवयत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिल जाने से, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, क्योंकि आत्मा का वास्तविक घर क्या है, वास्तव में क्या है, परमात्मा ही। ये देखो तुम पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, कर लोगे। और ये क्वेश्चन हमारे बच्चों को याद भी पहले से, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता रहा हूँ वही जरूरी नहीं, आंसर आपको याद है पहले से तो चलेगा, समय कम है। रस किसे कहते हैं, हो गया। छंद की परिभाषा हो गई, यहाँ से देख सकते हैं आप, कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा, तो इसमें कौन सा आपका अलंकार है, तो रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार रहेगा। हाँ, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है ना, स्टैंड का पास में, ठीक है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिएगा, महाकाव्य में क्या है, संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंडकाव्य में किसी भी एक घटना का चित्रण होता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अच्छा, महाकाव्य क्या है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, महाकाव्य में क्या है, अपन जन्म लो, पैदा हुआ, सगाई ने, ब्याह ने, छोटी ने, मासा जी ने, फूफा जी ने, सब सबके बारे में बताओ, तो वो संपूर्ण जीवन हो गया। संपूर्ण जीवन है तो कैरेक्टर भी जानता आएगा, पात्र भी जानता आ जाएगा, भैया जी वो आ जाएगी, गुगरा ले लाए कह रहा हमारा घर भतीजो आयो, ठीक है, याद आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, इसका आकार बड़ा होगा, ठीक है। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसका उल्टा, एक घटना का चित्रण होगा, केवल एक घटना, जैसे जानकी मंगल रामचरितमानस में से निकाल दिया कि सीता जी की शादी की बात चल रही है, कि कौन कौन आया था, कहने दारू पीते ने, कहने कहीं करियो, ये सब आ गया। इसमें पात्रों की संख्या कम होगी, इसका आकार छोटा होगा, सिंपल सी बात है। हिंट को पकड़ो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का में आपको मुंशी प्रेमचंद्र और मीराबाई की दो रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्य में स्थान लिखना है। तो देख लो मीराबाई का और मुंशी प्रेमचंद है, हो गया। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान, देखो याद रख लेना आपको, रचना है और साहित्य में स्थान में क्या नहीं करना है, क्या करना डायरेक्टली, ये लंबा चौड़ा मत लिखना वाली, क्या लिख दोगे, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। अच्छा, इसका आ जाए, इसका दो में से एक का लिखोगे नहीं, मीराबाई का लिखोगे नहीं, तो मुंशी प्रेमचंद का, दो का तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखना है कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, बस। चलिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 आपका, कि किन घटनाओं से पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, और हमारे बच्चों को ये उत्तर याद भी है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर आधे ज़्यादा याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो पढ़ लेना है, बाकी टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा है। ये हो गया संधि और समास में अंतर, तो संधि और समास में अंतर याद क्यों नहीं याद है, दो वर्णों का मेल जो होता है वो संधि होता है, जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि वर्णों में परिवर्तन होता है, समास विशेष परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, संधि का विग्रह करोगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा, समास को तोड़ना जो है समास विग्रह कहलाता है। इस तरीके से संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसके प्रकार स्वसंधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, ये करना ही करना है कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी उच्च ना होई। बहुत ही बढ़िया है, ये आता है हर साल और इस साल भी आ रहा है, हो गया। और ये तो समझा दिया था मैंने आपको, आप देखो ये है, ये कि मानुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारा ने,
ये जो पशु हो तो वहाँ बस चेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मझारन, मनुष्य हो तो वही सिखाने, बसो ब्रज गोकुले गाँव के कारण, पान हो तो वही गिरी को जो। ठीक है, इस तरीके से हो गया। हमारे पाठ्य पुस्तक के कौन से लिया गया है, सवैये का लिया गया है ये। इसके कवि कौन है, रसखान जी है, याद रहेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के सवैये से लिया गया है, इसके कवि जो है रसखान जी है। अच्छा, प्रसंग में क्या है, इस पद में कवि कवि की का ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम है। ठीक है, वे ब्रज में रहकर ग्वाल जीवन जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। हो गया। यहाँ से देख लीजिए, आपका व्याख्या है। कवि रसखान कहते हैं कि लटुकुटी कमरिया धारण करके नंद बाबा की गाय चराने वाले तीनों लोकों का राज्य भी त्याग सकते हैं। उन्हें आठों सिद्धियां नौ निधिया का भी सुख नंद की गाय चराने से बढ़कर नहीं लगता। वे अपनी आंखों में ब्रज के वन बाग तालाब को निहारना चाहते हैं। वे कारिल के कुंजों पर करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर भी करने को तैयार है। इस तरीके से आपको कर लेना है। ये तिब्बत वाला है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये यहाँ से व्याख्या ये योग का महत्व, योग का महत्व ये देख सकते हैं। यहाँ से अनुच्छेद लिखना तो बहुत सिंपल होता है अनुच्छेद। ठीक है, योग क्या है, देखो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखता है। योग करने से शरीर मजबूत होता है, अनेक रोगों से बचाव होता है। हो गया। ये देखिए, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के संदर्भ में दो मित्रों के बीच संवाद लिखना आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हुआ, दे लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया ये यहाँ से। ये इसका थोड़ा वाला बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप, है ना, मेहनत करना बेटा, मेहनत। ठीक है, और अगला जो पेपर है आपका मैथ्स का है, और मैथ्स के लिए मैं आपके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के पेपर, क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, साला शुल्क मुक्ति बेटा, ये थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया, जल्दी जल्दी, बहुत ही जानता आपके लिए मेहनत की है, वास्तविक रियली बता रहा हूँ यार। ये आप क्या समझ रहे हो, आप खुद ही जानते हो कि ये सारी चीज़ें क्या 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में तैयार होती है क्या, नहीं होती सॉल्यूशन वाली चीज़ें। पर बेटा तो इसके लिए यार ज़रूर ज़रूर विशेष ईमानदारी से अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने स्कूल के बच्चों के पास में शेयर कर दो। पर्सनल ग्रुप नहीं है तो हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि आपको जरिए एक बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए एमपी बोर्ड में कि जो अच्छा स्कोर नहीं करे। मेरी तरफ से कमी नहीं है, मैं मेहनत पूरा कर रहा हूँ। आपको अच्छा इस वीडियो को बढ़ाना है आगे से आगे, तो आपको शेयर जरूर करना है मित्रों के साथ, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी जो भी। ठीक है, अब रही बात है, यहाँ से बच्चे कहते हैं कि निबंध कौन सा करना है, तो निबंध में देखो, सबसे पहले जीवन में खेलों का महत्व करना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन करना है, और मेरा प्रिय पुस्तक। बस तीनों में आपका काम हो जाएगा, कोई सा भी एक कर लेना है, दो कर लेना है। जीवन में खेलों का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दोनों में आपका काम हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पूरी चीजें मैंने यहाँ से बता दी है आपको। आइए अब अपन यहाँ पर 913 वाले पेपर को भी सोल्व करते हैं। मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वादा किया है तो निभाऊंगा। और वास्तविक बताऊं बच्चों, है ना, देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो टॉप करे। मैंने संस्कृत के पेपर भी, आपने यदि वीडियो देखा हो ना, तो मैंने यही शब्द कहा है कि नहीं, मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है, मैं ये चाहता हूँ कि यार वो अच्छी परसेंटेज बनाए। यदि आप 50 नंबर के हकदार हो तो मेरी वजह से यदि 80% तक जा रहे हो तो अच्छी बात है। यदि आपके 80% बन रही है, मेरी वजह से आप 95% तक पहुंच रहे हो तो अच्छी बात है। हकीकत बात यह है कि बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है आपका सारी चीजों का। तो चलिए यहां से अपन इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें पूछा गया, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। झूरी के जो साले है उसका नाम क्या था, गया। झूरी के साले का नाम क्या था, गया। मेघ आए, ये किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। ठीक है, इस जल प्रलय पाठ की विधा है, देखो ये किस पाठ की विधा है, मतलब ये रिपोतार्ज है, संस्मरण है, एकांकी, ये क्या है, नाटक है, तो ये रिपोतार्ज है। यहाँ पर सादुक्कड़ी भाषा है कबीरदास की। देखिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है, पंचमेल खिचड़ी, ये सभी पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है, कबीरदास। इसे सादुक्कड़ी आता रहता है। कामयानी क्या है, देखो कामयानी एक महाकाव्य, याद रखना है। ठीक है, अच्छा पंचवटी,
पंचवटी, सुदामा चरित्र, ये सब क्या है? ये है आपके खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। कामयानी हो गया, रामचरितमानस हो गया। तो ये रामचरितमानस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपसे। रामचरितमानस ये क्या है? ये सारे के सारी चीजें क्या है? आपके महाकाव्य है। ठीक है। दो वर्णों से के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को अपन समास कहते हैं। ठीक है भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब है आपका रिक्त स्थान। उपहास शब्द में उपसर्ग है, उपहास में उपसर्ग है। कविता के शाब्दिक अनुशासन का जो नाम है वो छंद है। पहले से भरवा लिया, मेहनत बहुत लगी है ना, वास्तविकता बता रहे हैं आपको, पहले भी कई बार बता दिया मैंने कि मेहनत बहुत लगी है। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र है? तो 6 को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। रस को काव्य की रिक्त स्थान बताया गया है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इतना तो याद रहेगा। चलिए सत्य सत्य की बात करते हैं। यहाँ पर श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी जो है एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। हो गया बेटा, 1 सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए बेटा आगे क्या है हमारा, कि नानी के मन में देश के प्रति आज़ादी का जुनून था। बिल्कुल सही बात है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग, अलंकारों का यदि अनावश्यक प्रयोग हो तो कविता के सौंदर्य को कम कर देता है। तो भैया ये बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। हवा से बातें करना अर्थ तेज गति से भागना। बिल्कुल सही बात है। डाडे जो है वो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक की जगह है जो तिब्बत की, वो डांडे, डंडा नहीं है। अच्छा आप आराम से शांति से करो यार, घबराओ क्यों तुम? घबराना नहीं है ना। अरे तुमसे ज्यादा मेरे को टेंशन हो, फिर तुम टेंशन करो छोटे छोटे। हाँ यार, क्योंकि मेरे को ना बच्चों को बिल्कुल कभी भी गलत जानकारी नहीं देता मैं। संस्कृत का पेपर जो ऐसा बताया वैसे का वैसे ही आया है पूरा। बिल्कुल आप फोकस करो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपसे जानते हैं कि मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर देता हूँ और उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, लद्दाख का आपका जाएगा यहाँ पर कश्मीरी कवियत्री। सवैया का आपका रह जाएगा यहाँ पर वार्णिक छंद। लेखक की नज़र अटक गई, तो लेखक की नज़र अटक गई प्रेमचंद के फटे जूते पर। तो यहाँ से देख सकते हैं त्रिफला, त्रिफला का आपका रहने वाला 3 फलों का समूह को त्रिफला कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। विभीषिका का अर्थ है भयंकरता। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर विसर्ग व्यंजन, ये याद ही है आपको। और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? तो पहला बच्चा लड़की हो जाए रे भगवान, दे दीजिए लड़की। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के। इस जल प्रलय में बाढ़ का पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। मेघ आए बड़े बंठन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ओ मीना, तहमीना। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं और सिंपल वे में। देखो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? देखिए भक्ति काल में क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें इस काल में बहुत अनेक अनेक महान विभूतियाँ उत्पन्न हुई जिन्होंने हमारे जीवन को सरल और सरस बना दिया। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ यही करो आप। ठीक है। भक्ति काल में क्या हुआ, इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुए जैसे रामचरितमानस, जिन्होंने हमारे जीवन की नई दिशा ही बदल दी। तो इसे आप कर सकते हैं। समझ में आया भक्ति काल को, कि भक्ति काल को स्वर्ण काल का युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ही हमें धार्मिक धार्मिक ग्रंथ मिले। इसमें बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे संत ने जन्म लिया। ठीक है। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो कि हमें जीवन में नई दिशा प्रदान कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, समझना है केवल। चलिए, नई कविता की विशेषता है तो इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। ये हटाओ, इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। कर लोगे?
क्या लिखोगे कि इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो कबीरदास की रचनाओं में ईश्वर प्रेम के प्रति गहरी भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना प्रकट हुई है। इनकी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, पाखंड का विरोध देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है यार, कितना सरल लैंग्वेज में लिखवाया आपके लिए बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं। ठीक है, विशेष विशेष यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत की है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि यार आप सब जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना, ठीक है बच्चों, देखिए आप मेरे परिवार मान लो, परिवार के बच्चे मान लो, या आप स्टूडेंट समझ सकते हो। देखो मैं तो आपको एक छोटे भाई बहनों की तरह समझता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और कोई उद्देश्य नहीं। पर्सनल बता रहा हूँ मैं, रियली संस्कृत में भी मैंने ताबड़तोड़ मेहनत की, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड कराए, अलग अलग भी वीडियो दिए, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टेक्निक पूरी प्रोवाइड की। आप पहली बार आए हैं जिन बच्चों का संस्कृत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल है, आपका चैनल है बेटा, इस पर कभी भी कोई भी बच्चे के साथ धोखा नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो आप तो मेहनत करो, मेहनत करिए। सवाल क्वेश्चन मैं सारी चीज़ें लेकर आकर दूंगा। आप तो बताओ क्या चाहिए। हिंदी का पेपर पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराओ मत तुम। जानता जानता अब देखो यार, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ईमानदारी से एक बच्चा नहीं रहना चाहिए आपके स्कूल में पढ़ने वाला, आपका दोस्त मित्रगण, मामा जी फूफा जी का, जो 9वीं क्लास में हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पक्का ईमानदारी से यार, पक्का। ठीक है, देखिए अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो बेटा, और आप और अपन मिलकर बिल्कुल एमपी बोर्ड में तहलका मचाएंगे। डरो क्यों तुम। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य और कोमल चित्रण देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में मानवता और प्रेम सौंदर्य की भावना देखने को मिलती है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश की आज़ादी के समय जेल जाना गर्व की बात थी। ठीक है, वे देशभक्ति के कारण हथकड़ियों को भी आभूषण की तरह सम्मानजनक समझते थे। देखिए ये सिंपल सिंपल वे में है, ताकि अब देखो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ाऊंगा तो डीप में जाऊंगा, तो ये हमारे बच्चों को याद भी है। देखो आप तो, ये देखिए काव्य किसे कहते हैं, काव्य के क्या क्या है। ठीक है, कि जब किसी भाव विचार, ठीक है, अनुभव को सुंदर और प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपको, काव्य कहलाता है। ठीक है, बस इसके दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। वात्सल्य रस क्या है कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, हे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, इस तरीके से याद करना बेटा, एंजॉय के साथ पढ़ो इसको। ठीक है, जब एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, तो होने से वाक्य में मधुरता उत्पन्न होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देख सकते हैं स्थायी भाव और संचारी भाव क्या है। देखिए स्थायी भाव और संचारी भाव में कुछ भी नहीं है। देखिए स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव ये हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ये कर सकते हैं, मैंने आज सेपरेट वीडियो में बताया, आप सर्च करोगे स्थायी भाव संचारी भाव मंत्र, तो और सरल आपको समझ में आ जाएगा। हो गया। जो क्वेश्चन कठिन लगे वो उसको सर्च भी कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है यार कि नहीं यार हम ही कलेक्टर है साहब, नहीं हम हमारे पास से पढ़ोगे जब आएगा। और ईमानदारी से बताना संस्कृत का पेपर कैसा गया आपका, ईमानदारी से मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और पहली बार आए हैं तो भैया विश्वास कर लो, क्योंकि ये चैनल कभी भी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, एक बात ध्यान रखना है। पर ना जाने बच्चे क्या करते हैं, बस एक आधा वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं 6 तरह के पेपर आ रहे हैं एमपी बोर्ड में, 6 तरह के। 9th में ABCDEF हो गया है। निपात शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ से देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही रस खाने बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो प्रस्तुत पद में पाठ्य पुस्तक में सवैये से लिया गया है। इसके रचिता कौन है, कृष्ण भक्त रसकान जी है। हो गया, प्रसंग है, पढ़ लेना है ना, पढ़ लोगे। ये भी करना है, फैली खेतों में दूर तलक।
हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर है, छंद प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। समय के महत्व को विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। हो गया। पानी बचाओ और पानी बचाने पर एक विज्ञापन लेना है। देखिए क्या सिंपल सा है, पानी है अनमोल इसे व्यर्थ न बहाओ, आज पानी बचाओगे तो कल भविष्य सुरक्षित पाओगे। नल को खुला ना छोड़े, पानी का सदुपयोग करे, वर्षा जल का संचय करे, संदेश है जल है तो कल है। नहीं समझ में आए तो खूब पानी ढोलो, एक बाल्टी पानी में नहीं ले पर ट्यूबवेल का नीचे जाके बैठ के नहाएगा भैया जीवन। हो गया बेटा, हो गया बेटा। मेहनत बहुत लगी यार, वास्तविकता बता, तो मेहनत सार्थक आप लोग बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, आप जानता जानता वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है। ऐसा भी नहीं कि नहीं यार कि चलो ठीक है हर कहीं से गूगल सर्च वर्च कर के, तो ये ऐसा काम नहीं है अपने पास में। मैं बच्चों को देता हूँ तो सही तरीके से देता हूँ, ठीक है, बाकी नहीं तो देते ही नहीं हूँ। देखो ध्यान से देखना है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये दोनों तो करने ही करने, दोनों में आपका काम पूरा हो जाएगा, बस करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से अपन 914 वाले पेपर को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट करवाऊंगा, अपन तो देर ना करते हुए फटाफट सब इसको भी समझते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें तो भरवा रखी है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। चलिए यहाँ से अपन इसको शुरू करेंगे। स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से जो मेल होता है, तो भले ही स्वर का व्यंजन हो या व्यंजन हो, कहने का मतलब ये है कि एक बार व्यंजन होना ही चाहिए, तो वो कहलाती है आपकी व्यंजन संधि। भले वो स्वर के साथ मिले या व्यंजन के साथ मिले, तो व्यंजन संधि ही होगी। शैली के दृष्टि से काव्य के कितने बहुत भेद होते हैं, तो 3। शैली के अनुसार गद्य, पद्य, चंपू और चंपू। ठीक है, कर लोगे भैया यहाँ पर अपन। अब अगला क्या है आपका तीसरा, कबीर के काव्य में का मूल स्वर क्या है, तो समाज सुधार का। कबीर के काव्य का मूल स्वर क्या है, समाज सुधार का। इस जल पिल्ले पाठ की विधा है रिपोतार जी। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो माना गया है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल को माना गया है। हो गया। कहानी विधा के प्रमुख तत्व है, तो कहानी विधा के प्रमुख तत्व है 6। हो जाएगा, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थानों को समझेंगे आप तो ये हो गया। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो उस छंद को क्या कहते हैं, तो उसे दोहा कहते हैं। ध्यान रखना है, इसका उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में क्या है, 11-11 रहेगी और इधर 13-13 हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती, तो ये तत्ता पूछ लेता है। तो बताओ प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी, 13-13। अच्छा, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, तो 11-11 मात्राएं। सेनापति शब्द में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। ठीक है, रेणु का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु है। रस को काव्य की क्या बताया गया है, तो रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। बेल के स्थान, बेल का जो स्थान है गधे से ऊंचा होता है। लद्दाख कश्मीरी कवियत्री है, लद्दाख जो है कश्मीरी कवियत्री है। अब आगे बढ़े, सत्य सत्य को देखते हैं। यहाँ पर देखो, देखिए निपात शब्द में नी उपसर्ग है क्या, बिल्कुल सही बात है। डाडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह, ये बहुत ही बार आपका आ गया है ना, याद है नहीं याद है कि तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह का नाम डांडे। राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे ओ भैया, तो ऐसा क्या है। यहाँ से ये बात सत्य है। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कि रसखान किसके, तो वही तो वही रस खान है, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन है, जो जो पशु हो तो बसो वही नंद। ठीक है, याद है नहीं याद है सवैया इनका, सत्य है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे, सत्य है। सवैया एक मातृक छंद है क्या, ठीक है, तो बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। यहाँ से देखिए सवैया छंद जो है मातृक छंद है, ठीक है, ये वार्णिक छंद है सवैया। ठीक है, यहाँ पर वर्णों की गणना की जाती है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, केदी और कोकिला के रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अनुप्रास के जो भेद होते हैं, अनुप्रास कितने प्रकार का होता है, तो अनुप्रास जो है वो भेद है। अनुप्रास जो भेद है किसका, शब्द अलंकार का भेद है, मतलब शब्द अलंकार का भेद है एक अनुप्रास। उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति
श्यामाचरण दुबे। नैतिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा अनैतिक। प्रत्ययी शब्द जो जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? शब्द के अंत से। अंत में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। हो गया इतना रहेगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको देखते हैं। यहाँ से कमल का जो पर्यायवाची है वो शब्द बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका यहाँ से पंकज, नीरज, जलज, सरोज, जो कुछ भी लिख सकते हैं अपन। लेखिका मृदुला गर्ग की जो परदादी है ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी कि पहली पहला बच्चा जो है लड़की हो। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। मेरे संग की जो औरतें हैं उनके लेखिका जो मृदुला गर्ग है उसके कुल कितने भाई बहन थे? तो 5। ग्राम श्री कविता के कवि का नाम बताना है तो सुमित्रा नंदन पंत। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम था? सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। रहेगा ध्यान। चलिए कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे मैं आपको पीडीएफ के थ्रू एक साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको उसका पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ। भक्ति काल की विशेषता आपको लिखनी है। तो देखिए भक्ति काल की विशेषता में क्या? भक्ति भावना की प्रधानता है। किसी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना। ठीक है, ये भक्ति काल की विशेषता। इस काल में क्या हुआ है? भक्ति को विशेष रूप से दिया गया है। इसमें ईश्वर गुरु के महत्व को बताया गया है। ठीक है, समझ में आया है। इसमें इस काल में बहुत अच्छे संत ने जन्म लिया है। उन्होंने बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ रचे हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं भक्ति काल में जो चीज़ें मिली है। कोई ज़रूरी नहीं है कैसे लिखो। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य साहित्य के 4 कालों को विभाजित किया गया है। मतलब कितने कालों में विभाजित किया गया? तो 4 में आदिकाल, वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल जिसे का दूसरा नाम है, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं इसे, और आधुनिक काल ये सालाना सिंह, ढिमका सिंह। और नंबर याद रख लेना, नंबर 993, 1318, 1643 और 1843 खत्म। इसे बना के लिख देना है। कवि रसखान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए रसखान की कविताओं में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, भक्ति भावना देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में ब्रजभूमि और कृष्ण लीला का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। कबीर के शिल्प सौंदर्य की कोई 2 विशेषता बताइए। तो कबीरदास जी की जो भाषा है सरल है, स्पष्ट है और प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में दोहा और साखी जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। हो गया भैया, आगे बढ़ाएं। यहाँ से देखिए ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर अज्ञान, भ्रम, मोह दूर हो जाते हैं। उसके मन में सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, वहाँ ईश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। ग्राम श्री कविता के में किस मौसम का सौंदर्य वर्णन है? तो ग्राम श्री कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसमें खेतों में हरियाली, पेड़ों की डालियाँ, प्रकृति सुंदरता का चित्रण किया गया है। आपने अपने शहर के बच्चे को कब और कहाँ काम करते देखा है? भाई साहब मैंने तो चाय की दुकानों पर, ने ढाबों पे, ने गैरेज पर, ने दुकान पे, अरे कुछ बच्चे को तो सड़क पे सामान बेचते बेचते भी देखा, रे कूड़ा करकट बिनते बिनते। तो ये वही का वही है उत्तर, पढ़ लेना है। कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाबों को निहारने के पीछे क्या कारण था? तो कवि का ब्रज भूमि से बहुत प्रेम था। ब्रज के वन, बाग, तालाब कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें देखकर आनंद की भक्ति भावना का अनुभव करता है। कर पाओगे ना? ये सिंपल इनमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका। पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और बाकी हमारे बच्चों को याद भी है ना। साल भर पढ़ाई करी जिन बच्चों को तो पहले से याद होगा। नहीं याद है तो मैंने समझा दिया बेटा, कोई घबराओ मत, है ना। अंत समय में भी अंतगति सोगति, ठीक है। अंतमति सोगति, सुना नहीं सुना तुमने? देखिए भैया मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। कोशिश करना है। समय कम है, मैं भी जानता हूँ, कुछ घंटे हैं, पर लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा टेंशन लेने से क्या होगा? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। समय मत बिताओ कि नहीं यार आएगा नहीं आएगा। संस्कृत का पेपर दे के आया हो कि नहीं आया कि नहीं आया? मेरे पास का तो आया है, तो बस ये भी आएगा। क्यों डरो, क्यों डरो? 6 तरह के पेपर आते हैं और 6 तरह के पेपर मैं आपको पूरे के पूरे पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेम टू सेम नहीं देखना। बस ये मत देखना कि ए आए तो ए ही देखना अपने को, बी आए तो बी देखना है, सी आए तो सी आए देखना, डी आए तो डी, ई आ रहा हमारे पास तो ई देखेंगे ना, एफ आए तो एफ। सभी के सभी वीडियो देखने और पूरे वीडियो में से आपका पूरा पेपर बैठेगा, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी।
ठीक है। खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो खंड काव्य में क्या है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है। मात्रिक छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित, तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा और चौपाई हो गया है। यहाँ से देखिए, यमक अलंकार, एक कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाई, या खाए बोराई नर, या पाए बोराई। ये देखिए आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 12, डायरी विदा। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। हरिशंकर परसाई की रचनाएं, भाषा शैली, विशेषता और साहित्य में स्थान देख लीजिए। सिंपल है। अब इतना सिंपल तो तुमको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा, रियल बता रहा हूँ। रचनाएं, भोलाराम का जीव, प्रेम के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जबान हिचकिचा जाती है। शैलीगत विशेषताएं, उनकी भाषा सरल सहज बोलचाल की है। इनकी रचनाओं में व्यंग और हास्य का प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्य में स्थान क्या है, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। इनका हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। लो साहब, महादेवी वर्मा का रश्मि निहार, समझ ले मेरी यार, पढ़ ले रे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का था। ये क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ये यहाँ से इसका थोड़ा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये इसका थोड़ा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 18, जिसको मैंने पहले भी बता दिया कि प्रेमी नहीं बताया, सॉरी थोड़ा है ना, वो दूसरा बात है कि प्रेमी ढूंढत में फिरा, प्रेमी ना मिले या कोई। अरे प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। क्या मतलब है कि यहाँ पे बता रहा है कि दुनिया में सच्चे प्रेम को खोजता रहा, ठीक है, किंतु सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। जब वास्तविक प्रेम करने वाला मिला, तब मन में सभी दोषों का जहर, ठीक है, जो है प्रेम के अमृत में बदल जाता है। ठीक है, तो मतलब अच्छा प्रेम करने वाला सच्चा प्रेमी नहीं है इस दुनिया में अब। ठीक है, सारे के सारे खड़े हैं वो तो। आ गया। ये हमारे बच्चों कैसे हो, खाना ना खाने खाया हमारे बाबू ने, बताओ तुम। अरे यार तुम तो पढ़े गए तो करता रहा बेलो। अब ठीक है, बहुत देर हो गई। अब ये बताओ ईमानदारी से बताओ, टेंशन काहे का लो, तुम ये बताओ पहले तो, क्या पेपर कैसा आएगा, क्या नहीं आएगा। बिल्कुल दांत है नहीं, बिल्कुल चलते रहना चाहिए बच्चे का। हो हे एक झापटक दी तो फेंक ही दूंगा, दांत नहीं रहे तो दांत हेड़ते रहना चाहिए व्यक्ति को, है ना। मोबाइल के भीतर घुस में जो घुम्मा की दूंगा तो एक ही में नाक सुन जा, दोनों का मुंडा मम्मी व्हाट्सएप करा तुम्हार मारी। ठीक है, घुस जाओ मैं भीतरी मोबाइल में। अच्छे से पढ़ो, है ना, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ पढ़ो। हो गया है, ये हो गया। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए, 26 जनवरी के समारोह पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ओहो, ग्राम सभा सभा महानुभाव, आज के सभा के सभापति अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से घुमा फिरा के बता देना है कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है। हर इस दिन सभी विद्यार्थी और शिक्षक एकत्रित हुए। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल साहब जी थे, ठीक है, वो ध्वजारोपण किया, सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गान किया। हमने बात ही बात कान में प्रिंसिपल की बुराई कर ली, है नी। हाँ, इसके पहले सबसे पहले गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति कविता सुनी, मैंने डांस किया। अचको मचको क्या करूँ, राम कोरा मुखड़ा है उस पे मरे जानी, ये नहीं गाया क्या। फिर क्या गाया, ए बोलो बोलो जल्दी बताना फिर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये है कल जो हमारी सभ्यता पर हंसे थे अज्ञानता से, ये क्वेश्चन नंबर उसका थोड़ा हो गया। ये 22 वाला साला शुल्क मुक्ति की अवकाश आनी है, याद रख लेना है। ये प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण, अपने मित्र को बधाई पत्र, जीवन में खेलों का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ध्यान यही रखना, दोनों ही करने हैं बस, बाकी इनकी जरूरत भी नहीं है, उनमें से दोनों में से आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और मेहनत मैंने करी है, आप भी मेहनत करिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर कर देना, तो सपाटा सपाटा मारे खराब आदमी में घुस जाऊँगा, मोबाइल में मारूंगा। ईमानदारी से बेटा, ना ईमानदारी से ना, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है, तुम्हारे सामने घेंगे हो रहे, तुम जब भी नहीं भेजते हो,
इतना सा क्या तुम्हारा पैसा लगे कहीं, भेज देना, ज़्यादा शेयर करना, बच्चों के पास भेजना, दीदा जी मत भेजना, पता चले नवी का जो है उसी के पास भेजना। चलिए अब आगे अपन समझते हैं 915 वाले पेपर को। ठीक है, 401 विषय कोड है ये, है ना, घबराओ मत तुम, तो मैं जब तक हूँ जब तक कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए भी प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बेसिक वाले आपको बता देना कि आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, सब कुछ मिलेगा, है ना। देखिए आप हमारे से कनेक्ट होगे, कमेंट करोगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब पता चल रहा है कि उठाने चल रहे हैं कि बच्चे को देख रहा हूँ मैं कि फेक पेपर, अरे भैया भाई साहब, मेरे द्वारा जो बताया गया ये क्लास को पूरी अटेंड कर लेना, तो वास्तविक बता दूं मैं तुम्हें, वास्तविक एक नंबर का रोंग नहीं जाएगा, पर क्लास पूरी अटेंड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से अपन इसको भी समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन पेपर, पहला प्रश्न है उसको समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर लूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो वो समास है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। रस के अंग होते हैं, तो रस के बेटा 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, याद रहेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है? ठीक है, तो तीसरा काल है आपका रीति काल। अच्छा, पहले नंबर का काल कौन है? वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल भी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया। दूसरा हो गया आपका भक्ति काल, तीसरा हो गया आपका रीति काल, और चौथा नंबर ये आ गया। समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। तो पुनपुन नदी का जो पानी है वो राजेंद्र नगर में घुस गया था। कबीरदास की जो भाषा, कितनी बार तो आ गई ये भाषा, और तुम अभी भी ऑप्शन में नहीं करके आओ तो फिर तुम्हारी गलती है। ठीक है, झूरी ने दोनों बेलों को भेजा था ससुराल। दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था? सासरे भेज दिया था, भैया जाओ रे, जाओ घूम के आओ, तुम्हारा सासरा में कहीं करे हैं। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपमेय में उपमान का जो आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक। नानी के घर में रिक्त स्थान आज़ादी के प्रति जुनून था, तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। खुलेगी साकल बंद, रिक्त स्थान की है, मतलब खिड़की द्वार की क्या? तो द्वार की। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुआ उनका वो तत्सम है। याद रहेगा, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं, तो ट्रीडी कहते हैं। हो गया। अब है आपका सत्य सत्य। एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो एकांकी में आपका 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अंक कितना होता है? 1 अंक होता है। रामचरितमानस आपका खंड काव्य नहीं, ये बात असत्य है। ये क्या है? आपका महाकाव्य है। रीढ़ की हड्डी पाठ की पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो एकांकी विधा में लिखा गया है। ये कहानी विधा में नहीं लिखा है, एकांकी है ये रीढ़ की हड्डी आपकी। याद रहेगा, रीढ़ की हड्डी क्या है आपकी? एकांकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, बिल्कुल सही बात है ये। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू के जानकार थे। ठीक है, ये बात सही है। खाना एक क्रिया है जिसके भी पीछे ना आए, खाना पीना रहना, जिनके भी पीछे क्या आए? ना 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 रे ना, तो वो आपकी क्या रहती है? क्रिया ही होती है। हो गया। ग्राम श्री, देखो ग्राम श्री जो है, तो ग्राम श्री का जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह आपका आ जाएगा गण। मनोरथ, मनोरथ का आपका रहेगा विसर्ग संधि। मनोरथ का क्या जाएगा? विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा जो है वो श्यामाचरण दुबे आ जाएगा। शत्रु का जो विलोम शब्द है वो शत्रु का विलोम शब्द जाएगा मित्र। इस जल प्रलय में, तो फणीश्वर नाथ रेणु राइट रहेगा। हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ से अपन चीज़ों को समझेंगे। ये देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो मक्खन मंगवाया था, माखन। ओ भैया दही लिया रे,
ओ राम स्वरूपया, मक्खन लिया जी, दही लिया जी। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत। और विलायत में कहाँ गए थे? विलायत इंग्लैंड में। हम्म। चलिए, रसखान किसके रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो कृष्ण जी के। हम्म। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया कवि और लेखकों को। कवि एवं लेखकों को। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार। सॉरी, मौका। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के नाम सरल, संयुक्त और एक और क्या जाएगा? मिश्र। पर ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर। मैं स्टार्ट कर दूं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। ये दोनों में से एक आना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ये ठीक है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके ए से लगा के जो डी तक मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं ना, इनमें से फंस जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन 14, 15, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए 17 हो गया। फणीश्वर नारायण नीनों के मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये इसका था। क्वेश्चन नंबर 19 से 2 बेलों का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का था ये। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर अपन अब 916 वाले पेपर को भी अच्छे से सोल्व करेंगे। चलिए, तो इसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए ये जो पेपर है इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं बना पाया जल्दी जल्दी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 23 तक का, बाकी के क्वेश्चन तो आपको समझ लेना है। चलिए, तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए कोई 6। तो 6 ही नंबर के आएगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में आपका कौन सा अलंकार रहेगा? जहाँ भी यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ पर किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार की जाए, तो रा 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 रा, तो भाई साहब रारत की तो अनुप्रास अलंकार है। एकांकी में उमा की माँ का नाम बताइए। तो उमा की माँ का नाम है प्रेमा। चलिए, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है इनके कवि कौन है? तो रामचरितमानस के कवि है आपके तुलसीदास। याद रखना है, तुलसीदास हैं। रहेगा भैया, रहेगा ध्यान। छंद को पढ़ते समय छंद को पढ़ते समय आने वाला जो विराम है वो क्या कहलाता है? मतलब छंद को आने वाला विराम, मतलब जैसे जैसे कोमा टाइप लगे तो उसको कहते हैं अपन यति। कोमा कोई। ठीक है भैया। गति क्या है? गति तो आप सबको पता ही है। ले धुन ताल। तुक क्या है? तुक रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आखिरी वर्ण की जो मिलान होगा उसे तुक कहते हैं। रतन कौन था? रतन का ही मिलान कौन था भैया? तुम्हें याद कही? राम स्वरूप का नौकर था। अच्छा, श्याम भी जाएगा में भी क्या है? तो इसमें है निपात शब्द। क्या है? निपात शब्द है। आगे बढ़ाएं। अब है आपका रिक्त स्थान। खुलेगी साखल बंद द्वार की,
तो बंद द्वार की, यहाँ से हो गया है। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग, जो शब्द के शुरुआत में ही लगते हैं। आगे बढ़े। उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज के में वर्गों के मध्य क्या बढ़ा है? क्या बढ़ रही है? तो नजदीकी की टकराव बढ़ रहा है, तो टकराव बढ़ रहा है। मात्रिक छंद में गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की, शब्दों की, अंकों की। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाएगी। मेरे नाना जो पक्का क्या माने जाते हैं? तो साहब माने जाते हैं। तो मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। रस को काव्य की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है रस को। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सत्य सत्य। तो यहाँ से आपका हो जाएगा विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये बात आपकी सही रहेगी। चलिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? राम स्वरूप की पत्नी का जो नाम है वो प्रेमा था। ये आपका सत्य रहेगा। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था। ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कवि रसखान हैं। तो प्रेम वाटिका के कवि रसखान जी, सत्य बात है। इस जल प्रलय में लेखक तैरना चाहते हैं। ये तो बात ही लगी, सुनने में नहीं आई अब। ठीक है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है? नहीं, संक्षिप्त होती है। क्या होती है? संक्षिप्त होती है। हो गया। अब है सही जोड़ी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी क्या एक भारतीय आत्मा। ठीक है। रस के अंग होते हैं 4। ठीक है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। लहासा की ओर राहुल सत्यायन एकांकी में कितने अंक होते हैं भैया? 1 अंक होता है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। याद रख लेना है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होंगे और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। हो गया। घर का जो नौकर है वो कौन था? तो घर का नौकर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से फणीश्वर नाथ रेणु आ जाएगा ये, क्योंकि घर का जो नौकर एक कहानी है। क्या है ये? कहानी है। और इसके लेखक जो है कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े भैया। यहाँ से बढ़िया से आप तो चीज़ों को समझना है आराम से। ठीक है। यहाँ पर देखो, जहाँ प्रथम पद प्रधान एवं अवयव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है, ठीक है। देखो जहाँ प्रथम पद प्रधान और दूसरा अवयव हो तो वहाँ तो अलंकार तो होता ही नहीं होता है। तो यहाँ से देखो समास होगा। ठीक है। तो ये होगा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो यहाँ से अव्ययी भाव समास लिख देते हैं। सही बात है, वो गलत मिसप्रिंट है। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पसीना आ गया, थोड़ा ऊपर से लिखा गया है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ तो गया नहीं। अव्ययी भाव समास। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लड़की की मन्नत मांगी थी कि जो बच्चा होगा वो क्या होगा? पहली संतान लड़की हो। पहली संतान लड़की हो। जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ये शब्द अलंकार। तीसरा आपका शब्द अलंकार है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ठीक है, हरियाली के कारण। हरियाली एवं शांत वातावरण के कारण भी लिख सकते हैं अपन। साहित्यिक पुरखे किसे कहते हैं? तो यहाँ से अपन लगभग एक बार रिसर्च कर लेना। मेरे हिसाब से तो इसका कवि और लेखक है। हो गया है, कर लोगे कंप्लीट था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से कि छायावाद की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम बताने हैं। इनकी एक रचना। अर्धरात्रि में कोयल की जो चीख है उससे कवि का क्या संदेश है? मेघ
कवि ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास किया, बच्चे पर काम पर जाना, ये देख सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण सहित चौपाई छंद की। संस्मरण किसे कहते हैं? 2 संस्मरणों के नाम, लेखक के नाम, यात्रा वृत्तांत। राहुल सत्यानंद, महादेवी वर्मा हो गया। यमुना नदी में का सांवला पानी इस घटना की याद दिलाता है। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू एवं फारसी क्यों नहीं सीख पाई? ये देख सकते हैं आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या होना आवश्यक है? लिखिए। हो गया। यहाँ से देख लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका। योग का महत्व पर विषय पर अनुच्छेद लिखना है। वार्षिक तैयारी, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी के द्वारा से किए गए संवाद को लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यहाँ पर हो गया। ये यहाँ पर देखिए इसका थो वाला। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और ये 23 है। तो देखो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और शाला शुल्क मुक्ति दोनों के अलावा एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात की निबंध की बात करें तो आपको विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये बता ही दिया है, और जीवन में खेलों का महत्व, बस दोनों के अलावा यहाँ से भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये आपका मैंने अंतिम जो पेपर था वो भी आपको यहाँ पर समझा दिया है। ये जो क्लास है, यदि बच्चों आप अंत तक जुड़े हैं तो वास्तविकता मानिए, ठीक है, आपको 1 नंबर का अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। जो चीज़ें बताई गई है ना, उनको सबको कंप्लीट करो। ये सारे पेपर मैंने आपको, ठीक है, ये मत समझो कि असली नकली वो चीज़ एक अलग है। देखिए, वो तो एक मॉडल पेपर है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं 100% आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। यदि आप अंत तक जुड़े हैं तो इनके अलावा आपको अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और समय कहाँ रखा है इतना, तो बढ़िया से आप मिलते हैं। मैथ्स के लिए आप बता देना, बेसिक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। मेहनत की है तो मेहनत को सार्थक जरूर करेंगे आप सभी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।